समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग परिचय। पिछले अध्याय में हम समाज और समाज शास्त्र दोनों से परिचित कराता है। हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने यह भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते, वे सामूहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा होते हैं। इस अध्याय में आगे हम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों, स्तरीकरण की व्यवस्थाओं जिनमें व्यक्ति और समूह शामिल हैं, सामाजिक नियंत्रण के कार्यों करने के तरीकों, व्यक्तियों की भूमिकाओं व जिस तरह वे उन्हें निभाते हैं एवं उनकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह जानना शुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है। क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधाग्रस्त है? क्या परिस्थिति और भूमिकाएं निश्चित है? सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? किस प्रकार की असमानताएं मौजूद हैं? अभी भी यह प्रश्न रह जाता है कि इसे समझने के लिए हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं की आवश्यकता क्यों होती है। समाजशास्त्र के लिए विशिष्ट शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी विषय के लिए, जैसा नाभिकीय, भौतिकीय, जो उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्य लोग नहीं जानते तथा जिनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द नहीं है। यह आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली हो, तथापि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसीलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचित है, सिर्फ इसीलिए कि इसे दर्शन के लिए शब्द मौजूद हैं। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतने अच्छी तरह परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते। बर्जर 1976 25। उदाहरण के लिए हम यह सोचते हैं कि चूंकि हम परिवारों में रहते हैं इसीलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब समाजशास्त्री ज्ञान को सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्राकृतिकवादी व्याख्या जिनकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की है के समानांतर रखने जैसा होगा। पिछले अध्याय में हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की एक जीवनी या इतिहास है। हमने देखा कि किस प्रकार भौतिक और बौद्धिक विकास ने समाजशास्त्री यह दृष्टिकोण और इसके सरोकार को आकार दिया है। इसी तरह समाजशास्त्री संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खास खाका खींचने की चिंता को दर्शाती हैं, जो कि पूर्व आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ अक्सर आमने सामने या अंतःक्रिया होती है और आधुनिक बड़े समाजों में औपचारिक अंतःक्रिया होती है। इसीलिए उन्होंने प्रारंभिक समूहों को द्वितीय से और समुदाय को समाज या संघ से पृथक किया। दूसरी अन्य संकल्पनाएं जैसे स्तरीकरण समाजशास्त्रियों की समाज के समूह के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के लिए सरोकारों को प्रतिबिंबित करती है। संकल्पनाएं समाज में उत्पन्न होती हैं, तथापि जिस प्रकार समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और समूह होते हैं, उसी प्रकार कई तरह की संकल्पनाएं और विचार होते हैं। समाजशास्त्र स्वयं समाज को समझने के लिए विभिन्न तरीकों एवं आधुनिक समय द्वारा लाए गए नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों एवं दृष्टि रखने के लिए पहचाना जाता है। हमने देखा कि किस प्रकार समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंद और विरोध समझ थी। यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग और संघर्ष समाज को समझने की मुख्य संकल्पनाएं थी, तो एमिल दुर्खामई के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्रकार्यवादियों से बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण
पाया। उन्होंने समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंगों को समग्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। दूसरे विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधग्रस्त पाया। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सूक्ष्म अंतःक्रिया से शुरुआत कर मानवीय व्यवहारों को समझने की कोशिश की। दूसरों ने बृहत संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती है। सामाजिक नियंत्रण या स्थिरीकरण जैसी संकल्पनाएं विस्तृत संदर्भ में आरंभ होती हैं, जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से तय होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये वर्गीकरण और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं हमारी मदद करते हैं, और ये वास्तविकता को समझने के साधन है। ये समाज को समझने के ताले की चाबियां हैं। हमारी समाज की प्रक्रिया में ये प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम उत्तर नहीं है। पर क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए, या ये मुड़ जाएं, या ये ताले में न जाए पाए, या प्रयास करने के बाद ताले में भी जाएं। इन परिस्थितियों में हमें चाबी को बदलने की या सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते भी हैं। क्रियाकलाप किसी एक विषय को कक्षा में चर्चा के लिए चुने। विकास के लिए लोकतंत्र एक सहायता अथवा एक रुकावट है। लिंग समानता अधिक सामंजस्यपूर्ण अथवा अधिक विभाजक समाज बनाती है। विरोध को दूर करने के लिए दंड अथवा चर्चा सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दूसरे विषयों के बारे में सोचें, किस प्रकार के अंतर उभरते हैं, क्या ये एक अच्छा समाज कैसे होना चाहिए के बारे में विभिन्न दृष्टियों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्या ये अंतर मनुष्यों की विभिन्न धारणाओं को दर्शाते हैं। एक ही समाज वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं या संकल्पनाओं अथवा सिर्फ विचारों की अस्तित्व के बारे में अक्सर एक बेचैनी रहती है। उदाहरण के लिए संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकार्यवादी सिद्धांत उपगमों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेषता बहुत ज्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूपों में है। हमारे द्वारा आगे की गई चर्चा में आप देखेंगे कि किस प्रकार मतों में भी भिन्नताएं होती हैं और किस प्रकार इन अंतरों पर वाद विवाद और चर्चा समाज को समझने में हमारी सहायता करते हैं। दूसरा, सामाजिक समूह एवं समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन का अध्ययन है। मानवीय जीवन की एक परिभाषिक विशेषता यह है कि मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है और सामाजिक सामूहिकता को बनाता भी है। समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दो स्पष्ट और हानिकारक तथ्यों को सामने लाता है। पहला यह है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह प्राचीन या सामांतिक अथवा आधुनिक हो, एशियन या यूरोपियन या अफ्रीकन हो, मानवीय समूह और सामूहिकताएं विद्यमान रहती हैं। दूसरा यह है कि विभिन्न समाजों में समूहों और सामूहिकताओं के प्रकार अलग अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी तरह से लोगों का इकट्ठा होना एक सामाजिक समूह बनाए। समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई निश्चित संबंध नहीं रखते हैं। एक रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते यात्री या सिनेमा दर्शक समुच्चय के उदाहरण है। समुच्चय को अक्सर अर्थ समूहों का नाम दिया जाता है। एक अर्थ समूह का एक समुच्चय अथवा समायोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। सामाजिक वर्गों, स्थिति समूहों, आयु एवं लिंग समूहों, भीड़ को अर्थ समूह के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि ये उदाहरण दर्शाते हैं, अर्थ समूह समय और विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकते हैं। उदाहरण यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति
एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित न हो। चित्र में प्रदर्शित ये किस प्रकार के समूह हैं? चित्र में दिखाई गई है दोनों समूह, उनमें अभी हम की भावना आनी बाकी हो, परंतु वर्ग और जाति ने समय बीतने के साथ साथ राजनीतिक दलों को जन्म दिया। उसी प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों के लोगों ने लंबे उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ अपनी पहचान एक सामूहिकता और समूह के रूप में विकसित की है। एक राष्ट्र जिसका मिला जुला अतीत और यह साझा भविष्य है। महिला आंदोलन ने महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा। ये सभी उदाहरण इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि किस प्रकार सामाजिक समूह उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं और संशोधित होते हैं। एक सामाजिक समूह में कम से कम निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, निरंतरता के लिए दीर्घ अस्थायी अंतःक्रिया। दूसरा, इन अंतःक्रियाओं का स्थिर प्रतिमान। तीसरा, अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत होना। चित्र में ये समूह बनाने की स्टाइलें दिखाई गई है। समाज। चौथा, साझी रुचि। पांचवा, सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना। छठवां, एक परिभाषी संरचना है। यहाँ सामाजिक संरचना का अर्थ व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच नियमित और बार बार होने वाली अंतःक्रिया के प्रतिमानों से है। अतः एक सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। समूहों के प्रकार। समूह पर आधारित इस विभाग के अध्ययन से आप जानेंगे कि विभिन्न समाज शास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने समूहों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया है। तथापि जो बात आपको प्रभावित करेगी वह यह है कि प्रारूप विज्ञान में भी प्रतिमान होते हैं। अधिकतर मामलों में वे परंपरागत और छोटे समाज तथा एक आधुनिक और बड़े समाज में अपने अपने क्रियाकलाप एक नाम ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त है। जाति। एक जाति विरोधी आंदोलन। जाति पर आधारित एक राजनीतिक दल। वर्ग। एक वर्ग पर आधारित आंदोलन। वर्ग पर आधारित एक राजनीतिक दल। महिलाएं। एक महिला आंदोलन। एक महिला संगठन। जनजातीय। एक जनजातीय आंदोलन। एक जनजातियों पर आधारित राजनीतिक दल। ग्रामीण। एक पर्यावरणीय संबंधित आंदोलन। एक पर्यावरणीय संबंधित संगठन। चर्चा करें कि क्या ये सभी शुरुआत से ही सामाजिक समूह थे और यदि कुछ नहीं थे तो किस बिंदु पर समाजशास्त्री समझ के आधार से हम इनके लिए सामाजिक समूह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3, किशोर आयु समूह की चर्चा करें। क्या यह अर्ध समूह अथवा सामाजिक समूह है? क्या जीवन के विशेष चरण में किशोरावस्था और किशोर जैसे विचार हमेशा से ही मौजूद रहे हैं? परंपरागत समाजों में वयस्कता में बच्चों के प्रवेश को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है? समकालीन समय में इस समूह अर्ध समूह को मजबूत अथवा कमजोर बनाने में बाजार की रणनीति और विज्ञापनों का क्या कुछ लेन देना है? एक विज्ञापन को पहचानो जो किशोरों अथवा पूर्व किशोरों को लक्ष्य बनाता है। स्तरीकरण से संबंधित अनुच्छेद पढ़ो और चर्चा करो कि किस प्रकार धनी और निर्धन, उच्च और निम्न वर्ग, भेदभाव और सुविधा प्राप्त जाति के किशोरों के लिए किशोरावस्था विभिन्न तरह की का जीवन अनुभव हो सकती है। समूह बनाने के तरीकों में अंतर को दिखाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, परंपरागत समाज में नजदीकी, घनिष्ठता, आमने सामने के अंतःक्रिया होती है और आधुनिक समाजों में अवैतिक, अनासक्ता, दूरस्थ अंतःक्रिया होती है। वे इसी अंतर से प्रभावित हुए थे। तथापि पूर्णतः विरोधाभास शायद वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह वे सभी समूह जिन से हम संबंधित होते हैं हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ समूह हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं और हमें दूसरों के वैयक्तिक तक सहचार्य में लाते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। प्राथमिक समूहों के सदस्यों में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। परिवार, ग्राम और
मित्रों के समूहों प्राथमिक समूहों के उदाहरण हैं। प्राथमिक समूहों के उदाहरण है। द्वितीयक समूह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनमें औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति उन्मुख होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह लक्ष्य उन्मुख विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण है। समुदाय एवं समाज अथवा संघ पुराने परंपरागत और कृषि जीवन की नई आधुनिक और शहरी जीवन से उनके विभिन्न सामाजिक संबंधों और जीवन शैली के आधार पर तुलना करने का विचार शास्त्रीय समाज शास्त्रियों के लेखन की ओर ले जाता है। समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक वैयक्तिक, घनिष्ठ और चिर अस्थायी होते हैं, जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं परंतु महत्वपूर्ण होती है। ये चित्र में प्रदर्शित की गई है दो प्रकार के समूहों की तुलना कीजिए। ये दो अलग अलग समूह हैं, एक ग्रुप वाइज स्टडी हो रही है, एक टीचर द्वारा स्टडी हो रही है। क्रियाकलाप 4, किसी ऐसे संघ के ज्ञापन के प्रति एकत्रित करें जिसे आप जानते हैं या उस जिसके बारे में खोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक निवासी कल्याण संघ, एक महिला संघ, एक स्पोर्ट क्लब। आपको इसके लक्ष्यों, उद्देश्यों, सदस्यता और नियंत्रित करने वाले अन्य नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। इसकी एक बड़ी पारिवारिक सभा से तुलना कीजिए। आप यह भी देख सकते हैं कि कई बार एक औपचारिक समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया समय बीतने के साथ अधिक घनिष्ठ हो जाती है और बिल्कुल परिवार और मित्रों की तरह हो जाती है। उपरोक्त बात इस बिंदु को सामने लाती है कि संकल्पनाएं अडिग और स्थिर नहीं हैं, बल्कि ये तो समाज और इसके परिवर्तन को समझने की चाबियां अथवा साधन है। समाज अथवा संघ का तात्पर्य हर तरह से समुदाय के विपरीत है। विशेषतः आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्ट अवैयक्तिक तक बाहरी और अस्थायी संबंध है। वाणिज्यिक और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नापातुला, युक्तिसंगत एवं निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं। आप समुदाय और प्राथमिक समूहों को समान मान सकते हैं और संघ एवं व द्वितीयक समूह को समतुल्य मान सकते हैं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह संबंधित होने की भावना अंतर समूह की पहचान बनाती है। यह भावना हमें या हम को उन्हें अथवा वे से अलग करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतर समूह बना सकते हैं। क्या आप ऐसे किन्हीं दूसरे समूहों के बारे में सोच सकते हैं? इसके विपरीत एक बाह्य समूह वह होता है जिससे एक अंतर समूह के सदस्य संबंधित नहीं होते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतर समूह के सदस्यों की ओर प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है, हालांकि यहाँ भी कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं की वास्तविकता परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। प्रख्यात समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने 1948 में रामपुर में जनगणना करते समय क्रियाकलाप 5 दूसरे देशों में या हमारे अपने देश के विभिन्न भागों में रहने वाली प्रवासियों के अनुभव के बारे में पता लगाएं। आप यह जानेंगे कि समूहों में संबंध बदलते और रूपांतरित होते रहते हैं। एक बाह्य समूह के सदस्य माने जाने वाले लोग अंतर समूह के सदस्य बन जाते हैं। क्या आप इतिहास में इस प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में पता लगा सकते हैं? देखा कि किस प्रकार नए और पुराने प्रवासियों के बीच भेदभाव किया गया था। वे लिखते हैं, मैंने ग्रामीण को 2 कथनों का प्रयोग करते सुना जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हुए। नए प्रवासियों का लगभग तिरस्कृत रूप से नन्हे मुन्ने बदवारुतु कल या परसों आए हुए कहकर वर्णन किया जाता था, जबकि पुराने प्रवासियों का वर्णन अरसे बंदावारू बहुत पहले आए हुए या खादिम कुला गालू पुराने वंश के रूप में किया गया था। श्रीनिवास 1996-33 संदर्भ समूह
किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और जिन उनके जैसे बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। हम अपने संदर्भ समूहों से संबंधित नहीं होते हैं, पर हम अपने आप को उस समूह से अब भी निर्धारित अवश्य करते हैं। संदर्भ समूह स्वीकृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। औपनिवेशिक समय में कई मध्य वर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार इन्हें महत्वाकांक्षाओं रखने वाले समूहों के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता था, परंतु यह प्राय क्रिया लिंग भेद पर आधारित थी, अर्थात पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग मापदंड थे। अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते थे, परंतु वे यह चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें, या वे यह आकांक्षाएं रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण कर ले या बिल्कुल उनकी तरह न बने। क्या आप इसे आज भी वैध मानते हैं? समवयस्क समूह यह एक प्रकार की प्राथमिक समूह है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूहों के लोगों के बीच बनता है। समवयस्क दबाव से तात्पर्य अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्रियाकलाप 6, क्या आपके मित्र या आपके आयु समूह के लोग आपको प्रभावित करते हैं? क्या आप अपने कपड़े, व्यवहार, अपनी पसंद के संगीत, अपनी पसंद की फिल्मों के बारे में उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से कोई सरोकार रखते हैं? क्या आप इसे सामाजिक दबाव मानते हैं? चर्चा कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतिक्रियात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। अंतः स्तरीकरण को सरलतम शब्दों में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अक्सर सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक अधिक्रम जिसमें कई परतें शामिल हैं के रूप में देखा जा सकता है। इस अधिक्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तल के निकट है। समाज के संगठन में स्तरीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाज शास्त्र में केंद्रीय है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गृह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, यह सभी अवसर व्यवस्थित तरीकों से असमान रूप में वितरित है। मानव समाज में ऐतिहासिक रूप में स्तरीकरण के 4 मूल्य व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं: दासता, जाति, स्टेटस और वर्ग। दास प्रथा असमानता का चरम रूप है जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर दूसरे का अधिकार होता है। यह छूट-फूट रूप में कई कालों और स्थानों पर मौजूद रही है, परंतु दास प्रथा के 2 प्रमुख उदाहरण है प्राचीन ग्रीस और रोम तथा 18वीं और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण राज्य एक औपचारिक संस्था के रूप में दास प्रथा को धीरे धीरे जोड़ से उखाड़ा गया, परंतु हमारे यहाँ अभी भी बंधुआ मजदूर पाई जाती हैं, यहाँ तक कि उसमें बच्चे को भी शामिल है। स्टेटस समानतावादी यूरोप की विशेषता थी। हम यहाँ स्टेटस का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, परंतु सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था के रूप में जाति और वर्ग का बहुत ही संक्षिप्त रूप में उल्लेख करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में वर्ग, जाति, लिंग के बारे में हम अगली पुस्तक समाज का बोध NCERT 2019 में पढ़ेंगे। जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए होते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि
एक वर्ग समाज में उपलब्धि पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबंध नहीं होता जो कि प्रजाति और लिंग सरीखी प्रदत्त स्थिति द्वारा थोपा जाता है। हालांकि एक जातिवाद समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त स्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज्यादा पूर्ण ढंग से परिभाषित करती है। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती हैं। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरे के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। इसके पीछे यह विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं, और पंचम जिनको कई बार बाह्य जाति कहा गया सबसे निम्न है। परंपरागत व्यवस्था को सामान्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 वर्णों के रूप में संकल्पित किया गया। वास्तविकता में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होते हैं जिन्हें जाति कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं। कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतः विवाह और अनुष्ठानों में कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी। नगरीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने इस अनिवार्य रूप से चुनौती दी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई के निम्न परीक्षण को पढ़ें। भारत में नगरीकरण के दूसरे सामाजिक प्रभावों पर उनकी टिप्पणी इस प्रकार है। आधुनिक उद्योग आधुनिक शहरों को अस्तित्व में लाए जो सर्वदेशीय होटलों, रेस्तरां, रंगमंचों, ट्रामों, बसों, रेलों में मधुमक्खियों के छत्तों की तरह भरे पड़े थे। विशुद्ध होटल और रेस्तरां जिन्हें वेतन भोगियों और मध्य वर्ग के लिए बनाया गया था, शहरों में सभी जातियां और मतों के लोग से भर गए। ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफर करते हैं, तथापि यह नहीं माना जाना चाहिए कि जाति लुप्त हो गई है। देसाई 1975-248। हालांकि परिवर्तन हुआ था, परंतु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था जैसा कि उपरोक्त कथन कहता है। मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव न हो जैसा कि गांव में होता है, परंतु निजी अंतःक्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं। परमार ने देखा, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते और हमसे व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे यह महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ और वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे कुछ चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांको 2004 150। आज भी बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित है, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्य प्रणाली ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है। जाति हित समूह के रूप में मजबूत हुई है। हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते भी देखा है। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किया गए हैं। यहाँ हम मार्क्स, वेबर और प्रकार्यवाद के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षिप्त में उल्लेख करेंगे। मार्क्स के सिद्धांत में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पाद के साधनों के बीच क्या संबंध है। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या समूह भूमि अथवा कारखानों सरीखे उत्पाद के साधनों के स्वामी हैं अथवा क्या वे किसी वस्तु के नहीं केवल अपने श्रम के स्वामी हैं। वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य बाजार क्षमताओं की सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। वेबर तर्क देते हैं कि समानताएं आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती हैं, परंतु यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति पर भी आधारित हो सकती हैं। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रकार्यवाद की आस्था या सामान्य पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या समस्तरण मुक्त नहीं है। मुख्य प्रकारों आवश्यकताओं सामाजिक स्तरीकरण
की वैश्विक उपस्थिति का वर्णन करती है कि समाज द्वारा व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक असमानता या स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चय करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों की को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। क्या यह सत्य है? एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन क्रियाकलाप साथ स्वर्गीय राष्ट्रपति KR नारायण के जीवन के विषय में और अधिक पता लगाएं। इस संदर्भ में प्रदत्त और अर्जित की गई परिस्थितियां जाति और वर्ग की संकल्पना की विवेचना करें और इन समाजों में पीढ़ियों दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई भी कानून रोक नहीं सकता। उपलब्धि की इस प्रकार की कहानियां वाकई विद्यमान है और ये असीम प्रेरणा का स्रोत होती हैं। यद्यपि अधिकांशतः हिस्सों के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी तक बनी हुई है, यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफी दूर है। समाजशास्त्र को जातीय व्यवस्था और भेदभाव की निरंतरता दोनों की चुनौतियों के प्रतिरूप संवेदनशील होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्था के निम्न स्तरों पर है, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से भी वंचित स्थिति में है। परिस्थिति और भूमिका दोनों इन दोनों संकल्पनाओं परिस्थिति और भूमिका का को अक्सर युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। परिस्थिति समाज या एक समूह में एक स्थिति है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी कई स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। अतः परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। उदाहरण के लिए माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेषाधिकार भी होते हैं। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं एवं भूमिकाएं निभाई जाती हैं। हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। यह वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में से किसी में भी नियमित, मानकीय और औपचारिक बन चुकी है। यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस सूची को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की परिस्थितियां होगी। हम देखते हैं कि एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिसे समाजशास्त्री रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया गया है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और भाई और फिर परदादा, या यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है जो एक क्रम में आती है। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। सरल और परंपरागत समाज प्रदत्त परिस्थिति से चिन्हित होते हैं। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति का सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यवसायिक विशेषज्ञता है। आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आंका जाता है। इसके सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। आपने अक्सर यह वाक्यांश सुना होगा, आपको अपने आप
को साबित करना है। परंपरागत समाजों में आपकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती है, तथापि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधी शब्द हैं। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से उसके कार्यों या उनके अनुपालन से नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्यों के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। एक दुकानदार की तुलना में एक क्रियाकलाप आपके समाज में किस प्रकार की नौकरियां प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, इनकी अपने मित्रों के साथ तुलना करें, समानताओं और विभिन्नताओं की चर्चा करें, इसके कारण को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज्यादा होगी चाहे उसकी आय कम ही क्यों न हो। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है। यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिकाओं को ग्रहण करना और भूमिकाओं को निभाना है। एक बच्चा इस आधार पर व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार देखते व आकते हैं। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। यह तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। एक सामान्य उदाहरण मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला का है, जिसे घर पर मां तथा पत्नी और कार्यस्थल पर कुशल व्यवसायी की भूमिका निभानी पड़ती है। क्रियाकलाप न पता लगाइए कि घर का नौकर और निर्माण करने वाला मजदूर किस प्रकार भूमिका संघर्ष का सामना करते हैं। यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते। समाजशास्त्र, जिसमें आनुभविक और तुलनात्मक दोनों विषय आते हैं, इससे अलग राय रखता है। खांसी मातृवंश पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है। वे एक तरफ अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी में बंट जाते हैं। वे अपने बच्चों की निष्ठा को शामिल करने के आवश्यक अधिकार और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वयं अर्जित संपत्तियों को अपने बच्चों को देने के लिए अधिकार से भी वंचित महसूस करते हैं। खासी महिलाओं को यह दबाव और अधिक रूप में प्रभावित करता है। एक महिला कभी पूर्ण रूप से अस्वस्थ नहीं हो सकती कि उसके पति को अपने बहन का घर अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता। नेग्रोबी 2003 190 भूमिका स्थिरीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अक्सर पुरुष कमाने वाले और महिलाएं घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार वे परिभाषित की जाती हैं। क्रियाकलाप 10 समाज के प्रभावशाली हिस्से द्वारा सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं का उल्लंघन या अतिक्रमण करने वाले लोगों को नियंत्रित व दंडित करने की कोशिश के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को एकत्रित कीजिए। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं, तथापि इस मत को गलत रूप से लिया जाता है। यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने की बजाय सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है। वास्तव में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं हैं जो निर्देशों की
प्रतिरक्षा करते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं। यह विवेचना शायद आपको व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद करेगी, जिसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भूमिकाएं और परिस्थितियां न ही स्थिर होती हैं और न ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में जाति या प्रजाति अथवा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्रायः दंडित किया जाता है। अतः समाज न केवल भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। समाज व सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उदंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। आप यह जानेंगे कि किस प्रकार संकल्पनाओं के अर्थ के बारे में समाजशास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण और विवाद हैं। आप यह भी जानेंगे कि प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और दूसरों ने सामूहिकताओं पर जैसे वर्ग, प्रजाति, जाति। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है एक व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना। दूसरा, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना। सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पथ भ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सहचार्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। इसी प्रकार कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेजों के रूप में देखा जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूह के व्यवहारों को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों या प्रतिमानों को लागू करने से है। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकता है। जब नियंत्रण के संबद्धता, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन होते हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण का अंतिम और निसंदेह प्राचीनतम साधन है शारीरिक बल प्रयोग। यहाँ तक कि आधुनिक लोकतंत्र के उदार विचार वाले समाजों में भी चरम तर्क हिंसा है। कोई भी राज्य पुलिस बल या इसके समान किसी अन्य सशस्त्र बल के बिना नहीं रह सकता। किसी भी क्रियाशील समाज में हिंसा को मितव्यापता से और अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन के सामाजिक नियंत्रण के लिए बल प्रयोग का केवल भय ही काफी होता है। जब मनुष्य ऐसे गहन समूहों में रहते हैं या काम करते हैं जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से जाने जाते हैं और जिसके प्रति वे व्यक्तिगत निष्ठा की भावना से बंधे होते हैं, वह प्रकार जिसे समाजशास्त्री प्राथमिक समूह कहते हैं, तो वास्तविक या संभावित पथ भ्रष्ट लोगों को राह पर लाने के लिए नियंत्रण के प्रबल और तीक्ष्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का एक पक्ष जिस पर जोर देना आवश्यक है यह तथ्य है कि यह अक्सर कपटपूर्ण दावे पर आधारित होता है। एक छोटा लड़का अपने समवयस्क
समूह पर अपने बड़े भाई जिसे जरूरतों के समय किसी विरोधी को पीटने के लिए बुलाया जा सकता है के द्वारा महत्वपूर्ण नियंत्रण कर सकता है। ऐसे किसी भाई की अनुपस्थिति में भाई की कल्पना करना भी संभव है। यह छोटे लड़के के जनसंपर्क कौशल का प्रश्न होगा कि वह अपनी कल्पना को वास्तविक नियंत्रण में बदलने में सफल होगा या नहीं। बर्जर 84-90। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को यह कहकर दूसरे बच्चों को डराते देखा या सुना है कि मैं अपने बड़े भाई को बता दूंगा? क्या आप अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? क्रियाकलाप 11। क्या आप अपने जीवन में ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि अशासकीय सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? क्या आपने कक्षा में या अपने समवयस्क समूह में यह निरीक्षण किया है कि एक बच्चा जो दूसरे से थोड़ा भी अलग तरह का व्यवहार करता है उससे किस प्रकार बर्ताव किया जाता है? क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी है जिस बच्चों को उनके समवयस्क समूह अन्य बच्चों की तरह बनने के लिए तंग करते हैं? कि औपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार की सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। इसमें मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं। एक ही समाज में इनके प्रयोग में काफी भिन्नताएं हो सकती हैं। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं, फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, अर्थात परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? नीचे दी गई समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ें और इसमें शामिल सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को पहचानें। स्वीकृति पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए अंतरजातीय विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या की। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय एक लड़की जब अस्पताल में सो रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसका सिर कालम कर उसकी हत्या कर दी। इज्जत के लिए हत्या ऑनर किलिंग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लड़की द्वारा जाति के बाहर विवाह करने के बाद 16 दिसंबर को उसके भाई ने उस पर चाकू से हमला किया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि वह और उसका प्रेमी 10 दिसंबर को घर से भाग गए थे और शादी करने के बाद 16 दिसंबर को अपने घर वापस आ गए थे। उसके अभिभावकों ने इस विवाह का विरोध किया था। पंचायत ने भी युगल पर दबाव डालने की कोशिश की थी पर उन्होंने अलग रहने से मना कर दिया था। नकारात्मक स्वीकृति का प्रयोग भी किया जाता है। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होती हैं। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियां मिलती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को एक समय में तो विचलक माना जाएगा और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप पहले ही जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। इस अध्याय में चर्चा की गई कि विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाएं समाज की शास्त्रीय समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। शब्दावली विरोधी सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो मानव समाज में उपस्थित तनाव, विभाजनों और
संघर्षरत रुचियों पर ध्यान केंद्रित करता है। संघर्षवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी और उनकी मूल्य विरोधी उत्पन्न करता है, क्योंकि समूह इन संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं। कई संघर्षवादी सिद्धांतकार मार्क्स के लेखन से अत्यधिक प्रभावित हुए। प्रकार्यवाद यह एक सिद्धांतक दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो वे निभाते हैं, अर्थात समाज की निरंतरता में वे जो योगदान करते हैं एवं एक जटिल व्यवस्था के रूप में समाज को, जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, को समझने की आवश्यकता है। पहचान एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषताएं जो यह बताती हैं कि वे कौन है और उनके लिए क्या अर्थपूर्ण है। पहचान के कुछ स्रोत हैं: लिंग, राष्ट्रीयता, प्रजातीय, सामाजिक वर्ग। उत्पादन के साधन वे साधन जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनमें न केवल तकनीकी बल्कि उत्पादकों के परस्पर सामाजिक संबंध भी सम्मिलित होते हैं। विशिष्ट समाजशास्त्र और समिष्ट समाजशास्त्र आमने सामने अंतःक्रिया की परिस्थितियों में प्रतिदिन के व्यवहारों का अध्ययन सामान्यतः विशिष्ट समाजशास्त्र कहलाता है। विशिष्ट समाजशास्त्र में विश्लेषण व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समूह में होता है। यह समिष्ट समाजशास्त्र से भिन्न है, जिसका सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। हालांकि ये भिन्न दिखाई देते हैं और ये घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जन्म संबंधित किसी के जन्म स्थान या जन्म काल से संबंधित है। मानक व्यवहार के नियम जो एक संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं या उसे मूर्त रूप देते हैं, जो या तो व्यवहार के एक दिए गए प्रकार को सुझाते हैं या वर्जित करते हैं। मानकों के पीछे हमेशा एक या दूसरे प्रकार की स्वीकृति होती है, जो अनौपचारिक निंदा से शारीरिक दंड या प्राण दंड में बदलती रहती हैं। स्वीकृति पुरस्कार या दंड की प्रणाली जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करती है।